पहली कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 10 परावर्तन। परावर्तन को हम एक दिन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि परावर्तन क्या होता है। किसी भी माध्यम में जब कोई प्रकाश की किरण माध्यम के अंदर कोई वस्तु रखी हो उससे टकराती है और वापस उसी माध्यम में लौट आती है, उसे कहते हैं परावर्तन। परावर्तन दर्पणों के अंदर होता है और दर्पण आपको पता है कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। हमने गोलीय दर्पण के अंदर भी बात कर ली थी कि गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। और अवतल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, उत्तल के अंदर प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, उनकी बात करने से पहले हमें थोड़ा सा जानना होगा कि प्रतिबिंब बनाते कैसे हैं। देखो, प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें 4 प्रकाश की किरणों के बारे में पता होना चाहिए। वो कौन कौन सी हैं? पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। पहली है मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। और दूसरी है फोकस बिंदु से गुजरने वाली या फोकस बिंदु से आपतित। और तीसरी है वक्रता के अंदर से आपतित। और चौथी है तिर्यक रेखा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर किसी भी दर्पण पर अवतल हो चाहे उत्तल हो, कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर इसके ऊपर आपतित हो रही है तो परावर्तित कैसे होगी। तो हम एक साइड बना लेते हैं अवतल दर्पण और एक साइड बना लेते हैं उत्तल दर्पण। सबसे पहले दर्पण बनाते हैं, आपको ध्रुव लिखना है P। अब देखो, अवतल दर्पण जो है वो अंदर की ओर वक्रित है और इसका अंदर वाला भाग ही क्या करता है, परावर्तन का काम करता है। तो इसका जो वक्रता केंद्र होगा वो भी इसी ओर होगा और जो फोकस बिंदु होगा वो भी इसी ओर होगा। जबकि उत्तल दर्पण के अंदर बाहरी पृष्ठ है, ये परावर्तन का कार्य करता है, जबकि इसका वक्रता केंद्र है वो अंदर की ओर होता है C, और जो फोकस बिंदु रहता है वो भी अंदर की ओर होता है, इधर की ओर होता है, मतलब इससे जस्ट अपोजिट साइड की ओर होता है। अब हम बात करते हैं मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण। तो ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर प्रकाश की किरण आपतित हो रही है। इधर ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है प्रकाश की किरण। परावर्तन का नियम क्या कहता है कि परावर्तन का पहला नियम ये कहता है कि किसी भी आपतन बिंदु पर या कोई परावर्तक पृष्ठ के ऊपर जो प्रकाश की किरण आपतित होती है वो उस आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही माध्यम में होती हैं और आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। तो सबसे पहले हमने आपतित किरण लिखी, इधर अवतल दर्पण उधर उत्तल दर्पण। अब हम खींचेंगे अभिलंब। तो अभिलंब हमेशा ही वक्रता केंद्र से खींचा जाता है, चाहे वो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो। तो वक्रता केंद्र कहाँ है? C। तो ये हो गया अपना अभिलंब। अब ये अभिलंब से कितना कोण बना रही है? मान लो थीटा कोण बना रही है, और ये अभिलंब से कितना कोण बना रही है? थीटा कोण बना रही है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण हमेशा ही फोकस बिंदु से गुजरती है। अवतल दर्पण में तो ये वास्तव में गुजरती है, जबकि उत्तल दर्पण में ये गुजरती हुई प्रतीत होती है, दिखाई देती है। तो फोकस कहाँ है? यहाँ है। यानी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण कहाँ से गुजरेगी? फोकस बिंदु से, और ये जो कोण होगा ये भी बराबर ही होगा। और इधर कहाँ से गुजरनी चाहिए? फोकस बिंदु से गुजरनी चाहिए, लेकिन हकीकत में ये गुजरती नहीं है, ये इधर गुजर जाती है, और ये जो कोण थीटा होता है ये बराबर होता है। तो ये फोकस बिंदु से गुजरती हुई सिर्फ प्रतीत होती है, दिखाई देती है। तो पहला नियम क्या है प्रकाश की किरणों का, जिससे हम दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बनाएंगे? पहला ये है कि जो भी प्रकाश की मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण के ऊपर आपतित होती है वो हमेशा ही परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी? फोकस से। अवतल में तो वास्तव में गुजरेगी, जबकि उत्तल में गुजरती हुई प्रतीत होगी। दूसरा है फोकस बिंदु से आपतित। इधर हमने बनाया अवतल दर्पण, इधर बनाया उत्तल दर्पण, और ये खींची मुख्य अक्ष, ये ध्रुव P, और ये इधर इसका फोकस बिंदु F, और ये इधर इसका वक्रता केंद्र C, इधर इसका फोकस बिंदु F और ये वक्रता केंद्र C। तो हमारे क्या फोकस बिंदु से आपतित होनी चाहिए।
इधर ये फोकस बिंदु है और इससे ये प्रकाश की किरण हमने क्या करवा दी, आपतित करवा दी। अभिलंब को खींचना चाहो तो आप सी से खींच सकते हो, ये हो गया अभिलंब। इससे जितना कोण बनाती है थीटा उतना ही कोण बनाते हुए इसको वापस कर दो परावर्तित, तो उतना ही कोण बनाते हुए हमने क्या कर दिया, परावर्तित। और ये परावर्तित की किरण क्या जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। तो दूसरा नियम क्या है, कोई भी प्रकाश की किरण जो अपने दर्पण के ऊपर फोकस बिंदु से आपतित होती है वो हमेशा ही परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अगर इधर बात करते हैं हम, ये है अपनी आपतित किरण और किधर से गुजरती प्रतीत हो रही है, फोकस से। अब हम बनाते हैं अपना अभिलंब। तो ये जितना कोण थीटा बनाएंगे उतना कोण बनाते हुए क्या हो जाएगी, वापिस से परावर्तित हो जाएगी। तो ये भी कहाँ से आ गया, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। दूसरा यही है कि फोकस बिंदु से जो भी अपने दर्पण के ऊपर आपतित हो रही है प्रकाश की किरण वो हमेशा ही परावर्तन के बाद फोकस के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरा नियम, वक्रता केंद्र से आपतित होने वाली दोबारा हमने दोनों दर्पण बनाए, ये ध्रुव P, ये ध्रुव P और इसका फोकस बिंदु F और वक्रता केंद्र C और इसका फोकस बिंदु F और वक्रता केंद्र C। अब हमें करवाना है वक्रता केंद्र से आपतित, तो थोड़ा सा इसको बड़ा करना पड़ेगा। ये होगी वक्रता केंद्र से आपतित। अब वक्रता केंद्र से आपतित होगी, आपको पता है अभिलंब भी वक्रता केंद्र से होता है, तो इसका मतलब आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है आपतन कोण वो जीरो हो गया। आपतन कोण जीरो होगा तो परावर्तन कोण भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए परावर्तन के नियम के अनुसार। तो ये वापस इसी पथ के ऊपर क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। इधर बात करते हैं हम, तो ये अपना क्या है, वक्रता केंद्र है, इधर से आपतित हुई और वापस अभिलंब यही है, तो परावर्तित भी वापस इसी दिशा में इसी पथ के ऊपर हो जाती है। यानी वक्रता केंद्र से आपतित होने वाली प्रकाश की किरण उसी मार्ग के अंदर वापस परावर्तित हो जाती है। अब चौथा है तिर्यक रेखा। तो ये अपना अवतल दर्पण, ये अपना उत्तल दर्पण, ये ध्रुव P, ये इसका ध्रुव P, ये इसका फोकस बिंदु F और ये इसका वक्रता केंद्र C। ये दूरियां समान रहनी चाहिए। तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा का अर्थ है कोई भी ऐसी प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष पर कहाँ आपतित हो, ध्रुव पर आपतित हो, मुख्य अक्ष से थीटा कोण बनाए। तो ये परावर्तन के बाद भी ध्रुव से ही परावर्तित होगी और थीटा कोण बनाते हुए ही परावर्तित होगी, तो ये कोण कितना हो जाएगा, थीटा। इसी प्रकार इसमें अगर कोई प्रकाश की किरण अपने आपतित हो रही है कहाँ पर, ध्रुव पर, कोण थीटा बनाते हुए, तो ये वापस कोण थीटा बनाते हुए यही से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। ये चारों नियम को याद रखना है। इन्हीं चारों नियमों को याद रखकर हम बनाएंगे सारे के सारे प्रतिबिंब। अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने की सिर्फ दो ही कंडीशन है। पहली, जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो, और दूसरी, जब वस्तु अनंत व ध्रुव P के बीच कहीं पे भी हो। तो हम बात करते हैं पहली कंडीशन की, जब वस्तु अनंत पर हो। तो हमने बनाया उत्तल दर्पण, ये लिखा ध्रुव P और ये दूरी फोकस बिंदु F और इतनी ही दूरी पर वक्रता केंद्र C। तो पहले वस्तु को अनंत पे रखना है, ये वस्तु अनंत पे है, तो इससे हमेशा ही मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आएंगी। और आपको पता है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें कहाँ से गुजरनी चाहिए, फोकस से गुजरनी चाहिए। तो इसको हम यहाँ से गुजारेंगे, किससे, फोकस से गुजारेंगे, और इसको भी कहाँ से गुजारेंगे, फोकस से गुजारेंगे। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस बिंदु पर ही बन रहा है। स्थिति क्या हो जाएगी, फोकस बिंदु F पर। आकार क्या हो जाएगा, बिंदुवत आकार का हो, क्योंकि ये पॉइंट साइड में बन रही है बिंदु। और इसकी प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति देखो, ये डॉट डॉट लाइन है, इसका मतलब आभासी है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। और जो आभासी बनता है ना,
वो हमेशा ही सीधा बनता है, तो आभासी व सीधा बनेगा। अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं, जब वस्तु अनंत व पी के बीच हो। तो जब वस्तु अनंत व पी के बीच हो हमारे उत्तल दर्पण के अंदर, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, पी ध्रुव लिखना है, फिर आपको बनानी है पक्ष दूरी समान रख के एफ, और फिर इतनी ही दूरी पर लेकर के बनाना है वक्रता के अंदर सी। अब ये अनंत है और ये ध्रुव है, इनके बीच कहीं पे भी रख दो, मान लो हमने यहाँ पे रख दी वस्तु को, तो एक तो प्रकाश की किरण हम हमेशा लाएंगे मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर, और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण कहाँ से गुजरती हुई दिखेगी, फोकस बिंदु से गुजरती हुई दिखेगी। तो ये हमने गुजारा फोकस बिंदु से, तो ये होगी परावर्तित किरण। अब दूसरी हम गुजार सकते हैं फोकस बिंदु से, क्योंकि फोकस बिंदु से गुजरने वाली प्रकाश की किरण क्या हो जाती है, बाद में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। या हम गुजार सकते हैं वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उसी पथ के ऊपर वापस क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। तो देखो ये है वक्रता केंद्र और ये है अपनी वस्तु, इससे एक प्रकाश की किरण गुजारते हैं हम वक्रता केंद्र से। थोड़ी टेढ़ी आप सीधी कर लेना, तो यहाँ से आपको तो यहाँ से ही परावर्तित हो जाएगी, और ये दोनों जहाँ पर हमें काटती हुई प्रतीत होती है, यहाँ पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो अब देखो बिंब बड़ा है, प्रतिबिंब छोटा है, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, पी व एफ के बीच, तो स्थिति तो क्या हो जाएगी, पी व एफ के बीच, यानी ध्रुव व फोकस बिंदु के बीच, और इसका आकार क्या हो जाएगा, वस्तु से छोटा, आकार छोटा, और प्रकृति क्या होगी, जो प्रतिबिंब सीधा होता है वो आभासी होता है, आभासी व सीधा। तो उत्तल दर्पण के अंदर दो ही कंडीशन थी। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है अपनी गाड़ियों के जो साइड मिरर लगे होते हैं उनके अंदर, क्योंकि इनका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, आभासीय सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, छोटा बनाते हैं, जिससे ज़्यादा एरिया को कवर कर सकते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होगा, अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च के अंदर होता है, सर्च लाइट के अंदर होता है, या जो अपनी गाड़ियों की हेडलाइट होती है, अग्रदीप होती है, उसके अंदर होता है। दंत विशेषज्ञ भी अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। अब हम छोटी सी और बात करेंगे दर्पण के अंदर, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र कहता है कि फोकस दूरी का व्युत्क्रम जो है वो बिंब दूरी के व्युत्क्रम व प्रतिबिंब दूरी के व्युत्क्रम का योग होता है। एफ यहाँ पर क्या है, फोकस दूरी है, फोकस दूरी, यू क्या है यहाँ पे, बिंब दूरी है, और वी क्या है यहाँ पे, प्रतिबिंब दूरी है। तो ये दूरियां क्या है, जहां से आपने बिंब रखा है वहां से लेकर ध्रुव की दूरी बिंब दूरी, जहां पे प्रतिबिंब बन रहा है वहां से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी प्रतिबिंब दूरी, और जहां पर फोकस बिंदु है वहां से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। फिर बात करते हैं हम आवर्धन की। आवर्धन को एम से दर्शाते हैं, क्योंकि आवर्धन को अंग्रेजी में मैग्निफिकेशन कहते हैं। एम बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई जिसको हम लिखते हैं एच डैश, बटे बिंब की ऊंचाई जिसको हम लिखते हैं एच। तो आवर्धन एम बराबर क्या हो गया, एच डैश बटे एच। एक और होता है इसका सूत्र माइनस वी बटे यू, यानी माइनस प्रतिबिंब दूरी बटे बिंब दूरी। अब एम का मान अगर आ जाता है नेगेटिव तो अपना प्रतिबिंब होगा वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा। अगर m का मान आ जाता है पॉजिटिव तो अपना प्रतिबिंब होगा आभासी व सीधा, आभासी व सीधा। अगर m का मान आ जाता है 1 के बराबर तो इसका मतलब बिंब और प्रतिबिंब दोनों का आकार समान होगा। अगर m का मान आता है 1 से छोटा तो इसका मतलब जो अपना प्रतिबिंब है वो छोटा बनेगा और जो बिंब है वो बड़ा रहेगा। अगर m का मान आ जाता है 1 से बड़ा तो अपना प्रतिबिंब होगा बड़ा और बिंब रहेगा छोटा। दर्पण से संबंधित जो प्रतिबिंब निर्माण होते हैं वो कैसे होते हैं, तो आप सबको पता होगा दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। मुख्य तौर पर बात करें तो गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। समतल दर्पण जो आप सुबह सुबह काम में लेते हैं अपना चेहरा देखने के लिए, तो उसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है कैसा नहीं बनता है वो आपको पता होगा। प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर आप खड़े हैं उससे,
और प्रतिबिंब जो है पार्श्व परिवर्तन होगा, उसका साइड है वो चेंज हो जाएगी, उतने ही आकार का बनेगा जितने आकार की वस्तु है। अब बात करते हैं गोलीय दर्पण क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक तो उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। अब उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो वह दर्पण जिसका आंतरिक पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ की तरह काम करे क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। यानी बाहर से हम क्या कर देंगे, इसको लेप कर देंगे और ये अंदर से प्रकाश को क्या कर देगा, परावर्तित कर देगा। और जबकि वह दर्पण जिसका बाहरी पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ की तरह कार्य करता है, यानी ये पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ की तरह काम करे, तो ये कहलाता है अपना उत्तल दर्पण। अब दर्पण से संबंधित कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, वो देख लेते हैं। तो अपना दर्पण चाहे वो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, इसके अंदर कुछ परिभाषाएं होती हैं। तो जैसे ये मान लेते हैं हमारा दर्पण है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। इसमें दर्पण का जो वक्रीय भाग है इसका मध्य बिंदु कहलाता है अपने दर्पण का ध्रुव P और ध्रुव। और ये दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले का केंद्र ही अपने दर्पण का कहलाता है वक्रता केंद्र, और इसे निरूपित करते हैं C से। फिर ये जो सीधी लाइन दिख रही है आपको, इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। और मुख्य अक्ष की परिभाषा क्या है, दर्पण के वक्रता केंद्र व ध्रुव से गुजरने वाली सीधी काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, हम मुख्य अक्ष कहते हैं। फिर आता है अपने पास फोकस F। तो फोकस F की परिभाषा क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, यहाँ से दर्पण से टकराई और यहाँ पे जो भी परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है तो कौन सा होगा, अवतल दर्पण, मिलती हुई प्रतीत किसी में होगी, उत्तल दर्पण में। तो इस बिंदु को ही हम कहते हैं फोकस बिंदु। फिर वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की जो दूरी है उसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या R, और फोकस बिंदु से ध्रुव की जो दूरी है इसको कहते हैं फोकस बिंदु स्मॉल r। तो ये आपको बातें याद होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की स्थितियां, और सबसे पहले बात करते हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कब कब बनते हैं वो स्थिति देखते हैं। तो सबसे पहले हम दर्पण को बनाएंगे, दर्पण के ध्रुव P को लिखेंगे और जो वक्रता केंद्र C है उसको लिखेंगे, और C और P के मध्य बिंदु में लिख देंगे F। क्यों, क्योंकि ये जो फोकस दूरी होती है वो इस पूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब देखो कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है, ये तो है अनंत, कोई वस्तु अनंत पर स्थित हो सकती है, कोई वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो सकती है, कोई वस्तु वक्रता केंद्र के ऊपर स्थित हो सकती है, वक्रता केंद्र में मुख्य फोकस F के मध्य स्थित हो सकती है, वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु पर स्थित हो सकती है, फोकस व ध्रुव के बीच स्थित हो सकती है। तो कितनी कंडीशन होगी, 1 2 3 4 5 और 6। इन 6 की 6 कंडीशन में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसा बनता है, उस सबके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जब वस्तु अनंत पर हो। दर्पण बनाया, मुख्य अक्ष खींची, ध्रुव बनाया, वक्रता केंद्र C बनाया और फोकस बिंदु F बनाया। जब वस्तु अनंत पर होती है तो सीधी प्रकाश की किरणें लानी है हमें मुख्य अक्ष के समांतर, और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें कहाँ से गुजरेगी, फोकस बिंदु से गुजरेगी। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, स्थिति क्या होगी प्रतिबिंब की, फोकस पर, स्थिति क्या होगी, फोकस पर। आकार कैसा होगा, बिंदुवत आकार, आकार कैसा होगा, बिंदुवत आकार। और प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक या आभासी। तो अवतल दर्पण की जो कंडीशन होती है उसमें शुरुआत की 5 कंडीशन के अंदर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक व उल्टा बनता है। तो ये भी कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। दूसरी कंडीशन, जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। तो वापिस दर्पण बनाया, वापिस ध्रुव P लिखा, फोकस F और वक्रता केंद्र C। जब वस्तु हो अपने अनंत इधर रहे तो वक्रता केंद्र इनके बीच में, या इसको बोल सकते हैं C से परे। दूसरी कंडीशन, तो पहली जो रेखा है वो हमें मुख्य अक्ष के समांतर लानी है, जो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी, फोकस बिंदु से गुजरेगी। और दूसरी
फोकस बिंदु से गुजार सकते हैं, जो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। और ये दोनों जहां पर काट रही है वहीं पर बनेगा अपना प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, सी व एफ के मध्य, सी व एफ के मध्य आभासी होगा या सीधा होगा, प्रतिबिंब कैसा दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है। तो जो प्रतिबिंब उल्टा बनता है वो वास्तविक होता है। तो प्रतिबिंब का की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा। और आकार कैसा होगा प्रतिबिंब का, देखो बिंब इतना बड़ा है, प्रतिबिंब छोटा है, तो बिंब से छोटा, बिंब से छोटा। अब आपको याद कैसे रखना है कि बिंब से छोटा ही होगा। ये आपको दिख रहा होगा केंद्र सी, जब वस्तु सी से इधर है, अनंत के ऊपर, अनंत की ओर है, तो अपना जो प्रतिबिंब वो छोटा ही बनेगा। जैसे सी पर आ जाती है तो प्रतिबिंब और बिंब का आकार समान हो जाता है। और जैसे जैसे सी से ध्रुव की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे प्रतिबिंब का आकार फिर बढ़ता जाता है। अब तीसरी कंडीशन, जब वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र पर ही हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर ही हो, जब वस्तु या बिंब सी पर हो, सी का मतलब है वक्रता केंद्र पर हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम दर्पण बनाएंगे, दर्पण का ध्रुव P लिखेंगे, फोकस बिंदु F लिखेंगे और इतनी ही दूरी पर हम लिखते हैं वक्रता केंद्र C। अब वस्तु रखनी है अपने को किस पर, वक्रता केंद्र पर ही रखनी है। इसमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी है आपको, क्योंकि इसमें बिंब और प्रतिबिंब का साइज समान आना चाहिए, स्थिति भी समान आनी चाहिए। तो एक रेखा खींचते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, जो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी, फोकस बिंदु से गुजरेगी। और दूसरी हम चाहें तो फोकस बिंदु से गुजार कर लिख सकते हैं, हम चाहें तो ध्रुव से टकराकर उसी एंगल में आते ही लिख सकते हैं। तो हम कोशिश करते हैं फोकस बिंदु वाली, फोकस बिंदु से आपके तो ही दर्पण के ऊपर, और परावर्तन के बाद में कहाँ से हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और ये दोनों जहां काट रही है वहीं पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी, स्थिति सी पर ही बनेगा। कहाँ पर बनेगा, सी पर, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और प्रकृति कैसी हो जाएगी, उल्टा है, उल्टा है मतलब वास्तविक है, वास्तविक व उल्टा। और फिर आकार क्या हो जाएगा, आकार देखो जैसा बिंब है वैसा ही प्रतिबिंब है, उतना ही बड़ा है, तो आकार समान हो जाएगा, बिंब के समान, बिंब के समान। फिर नेक्स्ट कंडीशन, जब सी व एफ के मध्य हो, जब वस्तु या बिंब सी व एफ के मध्य हो, सी व एफ के मध्य हो, तो वापिस अपना दर्पण बनाते हैं। ये सेम प्रोसेस करनी है आपको, सबसे पहले बी बनाना है, फिर एफ और इतनी दूरी पर सी लिख देना है। अब वस्तु को लिख देना है हमें सी व एफ के बीच। पहला काम वही, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण कहाँ से गुजरेगी, फोकस बिंदु से गुजरेगी। और दूसरा काम क्या करना है, आप दूसरा काम ये कर सकते हो, भीतर कोई दिक्कत नहीं है, फोकस बिंदु से आपतित करो प्रकाश की किरण को और मुख्य अक्ष के समांतर कर दो। कहाँ पर कट रही है, यहाँ पर कट रही है, जहाँ भी कट रही है वहीं पर अपना क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो देखो कहाँ पर बन रहा है प्रतिबिंब, सी व अनंत के बीच या सी से परे। स्थिति क्या हो जाएगी, सी व अनंत के मध्य या सी से परे। प्रकृति कैसी होगी, प्रतिबिंब उल्टा है, जो उल्टा होता है वो वास्तविक होता है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक व उल्टा। और स्थिति क्या हो जाएगी, स्थिति सी से परे होगी। फिर आकार की बात करते हैं, आकार कैसा होगा, तो देखो वस्तु इतनी सी है और प्रतिबिंब इतना बड़ा बन रहा है, तो वस्तु से बड़ा बनेगा। फिर अगली कंडीशन, जब बिंब या वस्तु F पर हो, कहां पर हो, F पर हो, फोकस बिंदु पर ही हो, तो अपने को वापस क्या करना है, दर्पण बनाना है, ध्रुव P लिखना है, फोकस बिंदु F लिखना है, वक्रता केंद्र C लिखना है। अब अपने को वस्तु रखनी है इस पर, फोकस पर। फोकस पर लिखने के बाद हम क्या करेंगे, पहला काम तो वही करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश से, और इसे कहाँ से गुजारेंगे, फोकस बिंदु से ही गुजार देंगे। और दूसरा काम क्या कर सकते हैं, दूसरा काम ये कर सकते हैं, वक्रता किरण जो है, पीरियड किरण जो है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। यानी कोई प्रकाश की किरण वस्तु से सीधी ध्रुव पर टकराती है, और ध्रुव पर टकराती है तो ये अपने मुख्य अक्ष के साथ थीटा कोण बनाती है, और ये परावर्तित होगी तो थीटा कोण बनाते हुए ही परावर्तित हो जाएगी। ये कोण में कितना हो जाएगा, थीटा। अब ये दोनों किरणें देखो, परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर है, और समांतर जो किरण होती है वो हम मानते हैं कि समांतर रेखा हमेशा अनंत पर ही मिलती है। तो स्थिति क्या हो जाएगी अपने प्रतिबिंब की, स्थिति
अनंत पर। कहाँ पर? अनंत पर। प्रकृति क्या हो जाएगी? देखो प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बनना है, मतलब उल्टा है, तो वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा। और आकार क्या हो जाएगा? बिंब तो इतना सा, लेकिन प्रतिबिंब कितना बनेगा? बहुत बड़ा बनेगा, तो आकार क्या हो जाएगा? बहुत ही बड़ा, अत्यधिक विवर्तित, अत्यधिक विवर्तित। अब अवतल दर्पण की लास्ट एंड फाइनल कंडीशन है, और वो क्या है? जब वस्तु F व ध्रुव के बीच स्थित हो, जब वस्तु या बिंब F व P, P मतलब ध्रुव के मध्य हो, के मध्य हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे? दर्पण बनाएंगे, दर्पण का ध्रुव है P लिखेंगे, फोकस बिंदु F लिखेंगे, वक्रता के अंदर C लिखेंगे, और वस्तु को रख देंगे हम कहाँ पर? F व P के बीच। पहला काम क्या करना है? मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण कहाँ से गुजारेंगे? फोकस बिंदु से। दूसरा काम क्या करना है? वही तिर्यक किरण खींचनी है, और तिर्यक किरण जो कौन बना रही है? थीटा, वही कौन बना रही है? क्या हो जाएगी? ये परावर्तित हो जाएगी। अब ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर नहीं है। समांतर नहीं है मतलब ये कहीं ना कहीं तो काटेगी, और कैसे काटेगी? पीछे बढ़ा देते हैं इनको, पीछे बढ़ा देते, यहाँ पे काट रही है एक दूसरे को। अब देखो दर्पण के पीछे जो प्रकाश की किरण है ये आभासी है, और आभासी किरणों को डॉट 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 से दर्शाते हैं हम, ना कि सॉलिड लाइन से। और इनको काटने पर जो प्रतिबिंब बनेगा उसको भी हम डॉट 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 से ही दर्शाएंगे। तो इसका मतलब अब की बार प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? स्थिति क्या हो जाएगी प्रतिबिंब की? दर्पण के पीछे। स्थिति क्या हो जाएगी? दर्पण के पीछे। और प्रकृति देखते हैं कैसी है। तो देखो प्रतिबिंब सीधा है, जो प्रतिबिंब सीधा होता है वो हमेशा ही आभासी होता है, तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगी? आभासी व सीधा। आकार देखो, वस्तु इतनी सी है और प्रतिबिंब इतना बड़ा बन रहा है, तो आकार क्या हो जाएगा? बड़ा। यही थी हमारे अवतल दर्पण की सारी कंडीशन। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद। यह है क्या कार्टेशियन परिपाटी? आप सबने ग्राफ तो पढ़ाई होगा 10th के अंदर। ग्राफ के अंदर हम क्या करते हैं? ये बन गई अपनी वाई अक्ष जो ऊर्ध्वाधर होती है, और ये होगी अपनी एक्स अक्ष जो क्षैतिज होती है। ये दोनों जहाँ पर काटती है उसको हम बोलते हैं मूल बिंदु को, इसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। इधर वाले को हम प्लस एक्स कहते हैं, इधर वाले को हम माइनस एक्स कहते हैं, इधर वाले को हम प्लस वाई कहते हैं, इधर वाले को हम माइनस वाई कहते हैं। अब बस आपको इतना सा करना है कि जो भी लेंस या जो भी दर्पण आपने ले रखा है उसको आप वाई एक्स की जगह रख दीजिए और वाई एक्स को मिटा दीजिए। तो जैसे मान लो हमने अवतल दर्पण लिया, तो इस वाई एक्स की जगह हमने क्या लिख दिया? अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण का मध्य बिंदु क्या होता है? ध्रुव P। तो मेन बात तो यही है पहली कि दर्पण के अंदर जो सभी दूरियां हैं वो P से मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है। अगर लेंस की बात करें तो लेंस के कंडीशन में हो जाएगा ये प्रकाशिक केंद्र O, तो लेंस में सारी दूरियां प्रकाशिक केंद्र O से मापी जाती है, और जो भी दूरियां मापेंगे हम वो मुख्य अक्ष के समांतर मापेंगे। अब प्लस एक्स की दिशा में अगर कोई दूरी मापनी है आपको तो वो आएगी धनात्मक दूरी, वो दूरी क्या होगी? धनात्मक, पॉजिटिव। अगर माइनस एक्स की डायरेक्शन में आपको मापनी है तो वो दूरी आएगी ऋणात्मक, नेगेटिव। ठीक है। अब बिंब हमेशा ही हम क्या रखेंगे? दर्पण के लेफ्ट साइड में रखेंगे, तो बिंब हमेशा इस साइड में होगा, बिंब हमेशा इस साइड में होगा, और मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर होगा। तो मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर जो दूरियां होती है वो धनात्मक होती है, पॉजिटिव, और मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर जो दूरियां होती है वो ऋणात्मक होती है, नेगेटिव होती है। अब देखो अवतल दर्पण के अंदर हमेशा ही हम रखते हैं P इधर, और ये हो जाएगा अपना फोकस बिंदु F, और ये हो जाएगा वक्रता केंद्र C। बिंब हमेशा ही लेफ्ट साइड के अंदर रखना है, तो ये बिंब की ध्रुव से P तक की जो दूरी है U, वो हमेशा ही नेगेटिव होगी, चाहे वो कोई दर्पण हो या कोई लेंस हो। दूसरी बात, जो फोकस दूरी होती है अवतल दर्पण के अंदर वो लेफ्ट साइड में, तो ये भी हमेशा अवतल दर्पण में क्या होगी? नेगेटिव होगी। और जो वक्रता के अंदर C है ये भी हमें लेफ्ट साइड के अंदर है, तो जो वक्रता त्रिज्या R है वो भी हमेशा ही क्या होगी? नेगेटिव होगी अवतल दर्पण के अंदर। अब प्रतिबिंब जो बनेगा अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण के अंदर 6 कंडीशन होती है, उसमें शुरुआत की 5 कंडीशन के अंदर प्रतिबिंब इस साइड में बनता है, वास्तविक व उल्टा बनता है। तो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो नेगेटिव आएगी, और जो प्रतिबिंब की दूरी b है
वो भी नेगेटिव आएगी अवतल दर्पण के अंदर। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण ऐसे बनता है, ये अपनी मुख्य अक्ष और ये अपना ध्रुव P, ये फोकस बिंदु F और ये वक्रता केंद्र C। तो कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो लेफ्ट साइड की दूरियां हैं वो पॉजिटिव और जो राइट साइड की दूरियां पॉजिटिव और लेफ्ट साइड की दूरियां नेगेटिव। ऊपर लंबवत दूरियां जो है वो पॉजिटिव और नीचे लंबवत दूरियां हैं वो नेगेटिव। उत्तल दर्पण के अंदर दो ही कंडीशन है। पहली क्या है, जब आपकी जो वस्तु है वो अनंत पर रखी हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, F पर बनता है, बिंदु आकार का आभासी सीधा बनता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो वस्तु की दूरी है, बिंब की जो दूरी है u, वो तो नेगेटिव रहेगी। जैसा कि मैंने पहले कहा था, चाहे वो दर्पण हो, लेंस हो, कैसा भी दर्पण हो, कैसा भी लेंस हो, बिंब दूरी हमेशा नेगेटिव रखनी है आपको। अब प्रतिबिंब चूंकि F पर बन रहा है, इस साइड पे बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, तो ये जो प्रतिबिंब की दूरी है v, उत्तल दर्पण के केस में ये पॉजिटिव हो जाएगी। और बिंब दूरी u जो है वो तो नेगेटिव है, लेकिन बिंब की जो ऊंचाई है h, वो हमेशा ही पॉजिटिव रहती है, चाहे वो कोई लेंस हो, कोई दर्पण हो, किसी भी टाइप का हो। जबकि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ पर बन रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब प्रतिबिंब जो आभासी होता है उत्तल दर्पण में, वो हमेशा ही सीधा बनता है, तो प्रतिबिंब ऊंचाई h डैश है वो भी क्या बनेगी, पॉजिटिव बनेगी। जबकि अवतल दर्पण में जो लास्ट वाली कंडीशन होती है, जब आप वस्तु ध्रुव व फोकस बिंदु F के बीच रखते हो तो प्रतिबिंब इस साइड में बनता है, उस केस में भी प्रतिबिंब की दूरी v पॉजिटिव और h डैश जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो भी पॉजिटिव रहेगी दोनों। ऐसे ही न्यूमेरिकल सोल्व करने, तो चलो हम एक न्यूमेरिकल लेकर चलते हैं कि एक 10 सेमी आकार की कोई वस्तु, 10 सेमी आकार की कोई वस्तु 15 सेमी फोकस दूरी के 15 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 30 सेमी दूरी पर रखी है, 30 सेमी दूरी पर रखी है। तो इसकी स्थिति, प्रकृति व आकार बताइए, वह साइज या आकार बताइए, या पूछ लिया आपको आवर्धन m है बताइए। तो देखो इसको कैसे हल करना है, पहले देखते हैं दिया क्या है। 10 सेमी आकार की कोई वस्तु, मतलब बिंब का आकार दे रखा है हमें, तो दिया है बिंब का आकार h बराबर कितना सेमी, 10 सेमी। बिंब हमेशा मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर रखते हैं, तो धनात्मक प्लस। कोई वस्तु 15 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण से, अब अवतल दर्पण है उसकी फोकस दूरी देखिए आपको 15 सेमी, तो f बराबर लिख लिया हमने 15 सेमी। क्योंकि दर्पण अवतल है तो फोकस दूरी लेफ्ट साइड में होगी, तो इसको हमें माइनस में लिखना होगा, ऋणात्मक लिखना होगा। 30 सेमी दूरी पर रखिए, यानी बिंब दूरी दे रखी है आपको कितना सेमी, 30 सेमी। और बिंब चूंकि हमेशा ही लेफ्ट साइड में रखते हैं तो बिंब दूरी क्या हो जाएगी, माइनस में, तो माइनस की 30 सेमी। आपको ज्ञात करना है इसकी स्थिति, स्थिति का मतलब आपको v ज्ञात करना है। प्रकृति का मतलब है वास्तविक आभासी कैसा होगा वो ज्ञात करना है। साइज का मतलब है h डैश ज्ञात करना है, प्रतिबिंब का आकार ज्ञात करना है। और आवर्धन m का लाभ होता है h डैश बटा h ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या कहता है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f का मान कितना है, -15, तो -15। 1/v का मान हमें ज्ञात करना है, प्लस 1/u का मान कितना है, -30। जिसका ज्ञात करना है वो एक साइड और जो है वो दूसरी साइड, तो ये -30 है, जाकर किस में होंगे, +30 में होंगे। तो 1/v बराबर क्या लिख सकते हैं हम, 1/30 - 1/15। और 30 और 15 का लघुगणक क्या आता है, 30। 30 का 30 में भाग एक बार गया, 1 से गुणा किया 1, चिन्ह है माइनस का। 15 का 30 में 2 बार जाता है, 2 को 1 से गुणा किया 2, और 1 में से 2 घटाने पर क्या बचता है, माइनस का 1/30। यानी 1/v बराबर आ गया अपने पास -1/30। तो v बराबर कितना आ गया, -30 सेमी। और माइनस का चिन्ह क्या दर्शाते हैं, लेफ्ट साइड की ओर है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जिस ओर बिंब है उसी साइड पर कितनी सेमी दूरी पर, 30 सेमी की दूरी पर। इसका मतलब जहाँ पर बिंब रखा है वहीं प्रतिबिंब बनेगा, वक्रता केंद्र वाली कंडीशन होगी ये उसी जगह पर।
तो आकार में क्या आना चाहिए, समान आना चाहिए। अब हम निकालते हैं आवर्धन m, क्योंकि प्रतिबिंब जो वास्तविक होगा या आभासी होगा उसकी स्थिति तो उसी से पता चलेगी। तो आवर्धन m बराबर क्या होता है, h डैश बटे h बराबर माइनस के v बटे u। अपने पास h डैश नहीं है, h है तो ये सूत्र तो काम में आ नहीं सकता, v अपने पास है, u अपने पास है, तो ये सूत्र काम में नहीं है। तो m बराबर क्या आ गया अपने पास माइनस के v बटे u, तो माइनस का चिन्ह बाहर, v का मान कितना है -30, u का मान भी कितना है -30, तो 30 का 30 में भाग गया, एक बार माइनस माइनस हट गए, तो अपना आवर्धन क्या है माइनस का 1, m बराबर -1। इसका अर्थ क्या है, m नेगेटिव है, m नेगेटिव है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा। और m की वैल्यू जो 1 है वो क्या दर्शा रही है, वो दर्शा रही है कि इन दोनों का आकार समान होगा। अब हम ये सूत्र लगाते हैं m की वैल्यू रखकर, तो m की वैल्यू क्या है -1 बराबर h डैश की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, और h बराबर कितना है प्लस का 10, ये प्लस का 10 भाग में इधर आते किसमें होगा, गुना में, तो h डैश बराबर क्या आया -10 से। माइनस का चिन्ह दर्शाता है कि जो अपना प्रतिबिंब है मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर बनेगा और आकार दोनों का क्या रहेगा, समान। धन्यवाद।